नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम फैक्ट्स पर। इस वीडियो में हम लोग ऑटोमोबाइल संबंधित जनरल प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है, सन 1760 में फ्रांस के निकोलस जोसेफ ने स्टीम इंजन से चालित गाड़ी बनाई थी। उसकी रफ्तार कितनी थी? तो उसकी रफ्तार थी 3 मील प्रति घंटा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, फोर्ड मोटर कार के संस्थापक कौन थे? तो फोर्ड मोटर कार के संस्थापक हेनरी फोर्ड थे। तीसरा प्रश्न है, सीलो कार का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी करती है? तो सीलो कार का उत्पादन डेवू कंपनी के द्वारा किया जाता है। चौथा प्रश्न है, एनर्जी मोटरसाइकिल का उत्पादन कौन सी कंपनी करती है? तो एनर्जी मोटरसाइकिल का उत्पादन LML द्वारा किया जाता है। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, डॉल्फिन कार का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा किया जाता है? तो डॉल्फिन कार जो है आपकी सिपानी ऑटोमोबाइल के द्वारा बनाई जाती है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि डॉल्फिन और सिपानी मतलब डॉल्फिन कहाँ रहती है? पानी में। ठीक है। छठा प्रश्न है, कारों की बॉडी किस धातु की बनी होती है? ये तो बहुत सिंपल है, कारों की बॉडी किसकी बनी होती है? लोहे की। सातवां प्रश्न है आपके सामने, कंपोजिट बॉडी में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंपोजिट बॉडी में एंगल आयरन का प्रयोग करते हैं हम लोग। आठवां प्रश्न है, वाहन के स्टीयरिंग का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ होता है? तो वाहन का स्टीयरिंग किससे जुड़ा होता है? हमारे रियर एक्सल से या फ्रंट एक्सल से? तो फ्रंट एक्सल से। फ्रंट एक्सल द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कोल्ट 60 मोपेड का उत्पादन किस कंपनी द्वारा किया जाता है? तो जो कोल्ट 60 है ये आपकी आइडियल जावा लिमिटेड बनाती है। 10वां प्रश्न है, मिनी बुलेट मोटरसाइकिल का उत्पादन किस कंपनी द्वारा किया जाता है? तो सभी को पता होगा बुलेट किसके द्वारा बनती है? आपकी एनफील्ड इंडिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सड़क पर मिलने वाले झटकों को सहन करता है? सॉरी मिस्टेक हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सड़क पर मिलने वाले झटकों को सहन करता है? तो झटके कौन सहन करता है भाई? सस्पेंशन सिस्टम। अगला है, पिजाज व लक्ष्मी मोपेडों का उत्पादन किस कंपनी द्वारा किया जाता है? तो पिजाज व लक्ष्मी का उत्पादन कौन करता है? ये करता है आपका किर्लोस्कर घटके पाटिल। ठीक है। अगला प्रश्न है, कामेट बसों का उत्पादन कौन सी कंपनी द्वारा किया जाता है? तो कामेट बसें आपने अक्सर देखा होगा, बस है हैवी ट्रक वगैरह कौन बनाता है? अशोक लेलैंड। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन गाड़ी के अगले बोझ को सहता है? तो अगले बोझ को कौन सहेगा? जो फ्रंट पे होगा। तो फ्रंट में कौन है? आप देखो, फ्रंट एक्सल और फ्रंट बम्पर, तो कौन सहेगा? फ्रंट एक्सल। अगला प्रश्न है, वेस्पा XE स्कूटर का उत्पादन कौन सी कंपनी करती है? तो वेस्पा एक्स स्कूटर कौन बनाता है? लोहिया मशीन्स। ठीक है। अगला प्रश्न है, वह कार जिसमें 2 दरवाजे लगे हों वह पिछले भाग में सामान रखने की व्यवस्था हो, ये सामान रखने की जगह हो, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी कौन सी कार? सैलून। ठीक है। अगला है, सस्पेंशन प्रणाली के कार्य क्या हैं? सस्पेंशन काहे के लिए लगाते हैं हम लोग? ताकि हमें रोड के झटके कम से कम लगे, तो झटके सहन करना। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, वह गाड़ी जिसके चारों व्हील हो क्या कहलाती है? भाई चारों ड्राइव व्हील हैं तो मतलब 4x4। अगला प्रश्न है, वे गाड़ियां क्या कहलाती हैं जिनमें टार्क कन्वर्टर फ्लूइड फ्लाई व्हील लगे होते हैं? जिनमें टार्क कन्वर्टर फ्लाई लगे होते हैं क्या कहलाती हैं? फ्लूइड ड्राइव। ठीक है। अगला प्रश्न है, वे गाड़ियां जो बैटरी की शक्ति से चलाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? अब जो बैटरी चलेगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल। ओके। चलिए अगला देखते हैं, ऐसा फोर्जिंग टूल जिसका प्रयोग जॉब को समतल और लेवल से बनाने के लिए किया जाता है। तो क्या करना है? जॉब समतल हो और लेवल लेवल से हो तो क्या होगा? फ्लैट हो मतलब। तो आंसर क्या है? देखो फ्लैटर। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ऐसा टूल जिसका प्रयोग फोर्ज में कोयला डालने व राख निकालने का कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं? तो जो कोयला डालने और राख निकालने का काम करता है उसे हम कहते हैं शावल।
ठीक है। अगला है, गर्म जॉब में पंच द्वारा बने सुराख को सही आकार देकर फिनिशिंग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सही आकार देकर फिनिशिंग करना है मतलब हमें ड्रिफ्टिंग करनी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है, लाल गर्म जॉब की लंबाई को घटाकर चौड़ाई व व्यास को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जब हम लंबाई घटा रहे हैं और चौड़ाई को बढ़ा रहे हैं, तो चौड़ाई और व्यास बढ़ा रहे हैं उसका, तो क्या कहा जाएगा उसको? तो उसे कहेंगे जंपिंग अप। ठीक है, चलिए अगला, गर्म जॉब की फोर्जिंग द्वारा लंबाई बढ़ाने की क्रिया को कहते हैं? तो फोर्जिंग के द्वारा लंबाई बढ़ानी है तो क्या कर रहे हैं? ड्राइंग आउट, यानी आप ड्राइंग कर रहे हैं बाहर की ओर, ड्राइंग आउट। अगला देखिए, कह रहे हैं, गर्म जॉबों को काटने के लिए जिस टूल का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं? अब देखिए, नाम से पता चल रहा है हमें कि गर्म जॉब है, तो क्या होगा? हॉट चीजल। सही है। अगला, हॉट सेट व कोल्ड सेट किस धातु के बनाए जाते हैं? तो जो ये हॉट सेट हो या कोल्ड सेट, दोनों में से कोई भी आ जाए आपके सामने, आप लगाएंगे हाई कार्बन स्टील। अगला देखते हैं, हॉट सेट को डाई व टेम्पर क्यों नहीं किया जाता है? तो हॉट सेंटर को डाई व टेम्पर क्यों नहीं करते? क्योंकि इसका प्रयोग करते समय इसे बार बार ठंडा करने से वह स्वयं ही टेम्पर होती रहती है। अच्छा, स्वयं टेम्पर हुई तो हम क्यों करेंगे उसको? ठीक है, राइट आंसर इज ए। अगला देखते हैं, हाई कार्बन स्टील की फोर्जिंग तापमान निम्न में से कितना होता है? तो हाई कार्बन स्टील का जो फोर्जिंग तापमान होता है वो होता है हमारा 900 से लेकर के 1150 डिग्री सेंटीग्रेड तक। चलिए अगला देखते हैं, धातु को मोड़ते समय इसमें क्रैक आने का क्या कारण है? देखिए, धातु अगर हम बताएं आपको, धातु को मोड़ते समय ठीक तापमान तक गर्म नहीं किया जाएगा अगर, तो उसमें क्रैक आ जाएगा। क्योंकि देखिए ठंडा होगा, एकदम से मोड़ेंगे आप तो उसमें क्रैक आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसका मतलब ये आंसर सही है। अगला देखते हैं, हाथ से फोर्जिंग करते समय कामगार को स्फूलिंग व गर्म वर्कपीस से अपने आप को बचाए रखने के लिए संरक्षक उपकरणों के नाम बताएं। तो कौन से? देखिए, टंग्स, चमड़े के दस्ताने, आँख पर चश्मा, कौन सा होगा? तो देखिए, चमड़े के दस्ताने भी हो जाएंगे आपके, आँख पर चश्मा भी, और टक्स भी, यानी कि ये सभी सही है। इसका आंसर डी। अगला देखते हैं, फोर्जिंग करते समय यदि वर्कशॉप को एनविल पर सपाट में न रखा जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर वर्कशॉप जो है, वर्क पीस जो आपकी है, उसे एनविल पर सपाट से नहीं रखेंगे हम लोग, तो क्या होगा? तो चोट सही स्थान पर नहीं लगेगी तथा हाथ पर भी चोट लग सकती है। यानी कौन सा ऑप्शन है? ए वाला। यदि वर्क पीस एनविल पर सपाट ना रखा हो तो चोट सही स्थान पर नहीं लगेगी तथा हाथ पर भी चोट लग सकती है। ए ऑप्शन इज राइट। अगला देखते हैं, फोर्जिंग प्रक्रिया में जॉब को सही ताप देने के लिए भट्टी में कार्य उचित स्थान पर रखना महत्वपूर्ण होता है। वह उचित स्थान क्या है? तो वह उचित स्थान क्या है? देखिए, पहला ऑप्शन है ट्यूयर से लगे, ट्यूयर से अलग तथा कोयले की एक मोटी परत को जॉब पर देकर, या कोयले की परत के नीचे, ट्यूयर से दूर। भाई दूर रखे तो काम नहीं चलेगा, वैसे देखते हैं ट्यूयर से अलग तथा कोयले की एक मोटी परत को जॉब पर देकर। ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं 34 नंबर, फोर्जिंग द्वारा लाल गर्म धातुओं में सुराख बनाने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो हम क्या करेंगे? सुराख बनाना है हमें, तो हम पंच करना, मतलब फोर्जिंग पंच। ठीक। अगला देखते हैं, टूल स्टील के वर्क पीसों को गर्म करने के लिए निम्न में से सॉलिड फ्यूल, आपको बताना है कि इनमें सॉलिड फ्यूल कौन सा है? तो पेट्रोलियम गैस, यही तो गैस हो गई, पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम है मतलब लिक्विड हो सकता है, गैस में होगा। और क्या है? कच्चा कोयला। हाँ देखिए, कच्चा कोयला बिल्कुल सही आंसर। अगला देखते हैं, निम्न में से फोर्जिंग का कौन सा उद्देश्य नहीं है? हम फोर्जिंग का आपको बताना है कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो हम ये पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। धातुओं की वेस्टेज कम करना, ये तो है। फोर्जिंग द्वारा तैयार जॉबों की मशीनिंग में समय की बचत, ये भी है। फोर्जिंग द्वारा धातु की मजबूती बढ़ाई जा सकती है, हाँ बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। फोर्जिंग द्वारा इंटरनल स्ट्रेसों को शुद्ध नहीं किया जाता, ये देखिए गलत बोल रहा है। राइट आंसर इज डी। अगला देखते हैं, अधिक भारी व बड़े वर्क पीसों को फोर्जिंग के लिए निम्न में से प्रयोग में लाई जाने वाली फोर्ज कौन सी है? यानी भारी और बड़े जो वर्क पीस हैं उनकी फोर्जिंग करनी है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? तो हम करेंगे मशीन फोर्ज का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोर्जिंग की जाती है, तो आपको बताना है फोर्जिंग करी कैसे जाती है। तो धातुओं को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करके, धातुओं को गलनांक से अधिक तापमान पर गर्म करके, तो बिल्कुल गलत है।
स्टील को 75 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करके नहीं, स्टील को 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करके बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? धातुओं को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करके, यानी कि ए आंसर सही है। अगला देखते हैं, ब्लोअर की गति होनी चाहिए। ब्लोअर की गति कितनी होनी चाहिए हमारी? 2000 आरपीएम, 3000 या 1500? तो आंसर है 3000 आरपीएम। अगला देखते हैं, एक उच्च कार्बन इस्पात को फोर्ज करना है, निम्न में से कौन सा रंग सही फोर्जिंग तापक्रम को दर्शाता है? तो पीला लाल, गहरा चेरी लाल, सफ़ेद, हल्का पीला। तो सही आंसर कौन सा होगा? पीला लाल। द राइट आंसर इज ए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो और यह आपके लिए हेल्पफुल रहा हो।